हेलो, वेलकम बैक टू सीयूडी बैटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और ये है हमारी आगाज सीरीज जिसमें हम ऑलरेडी आपकी सीयूडी 2024 के लिए और क्लास 12 के लिए जो क्लासेस है वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने ये जो पहला चैप्टर है वो सोल्यूशन स्टार्ट करा है। ऑलरेडी इस चैप्टर की एक क्लास हमारी हो चुकी है और उसके हमने क्वेश्चंस भी कॉरेस्पॉन्डिंग कर लिए हैं और आज है आप लोग की सेकेंड क्लास। तो आई होप आपने फर्स्ट क्लास देख ली होगी। देख ली है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूँ तो हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि जो सोल्यूशंस है वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, दो चीजों से जो बने हुए हैं। राइट, हम लोग बाइनरी मिक्सचर्स को ही इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वहां पे मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम तीन टाइप के मिक्सचर्स को पढ़ते हैं, जिसमें मेरा सॉल्वेंट लिक्विड होता है और मेरा जो सोल्यूट है वो चेंज होता रहता है। और पहला केस जो है गैस इन लिक्विड्स, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ को। आई होप हमने वहां तक आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है और आपने वहां तक जो क्वेश्चन है मेरे साथ वो भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। लेकिन आज हम करेंगे जो बात वो है अपने अगली मिक्सचर की या अगले सोल्यूशन की। तो पहला जो है ये वाला हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था। ठीक है, और आज बार ये सेकंड वाला जो सेक्शन है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। अब मुझे एक बार एग्जांपल्स चाहिए होंगे आप लोगों से। चार्ट सेक्शन में लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल दो, दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो यार, कोई भी दो लिक्विड्स लेके चलो। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज एल्कोहल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज एनिलीन में आप फिनॉल को मिक्स कर दो या एसीटोन में आप क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो। तो कोई भी दो लिक्विड्स को, दो केमिकल्स को जब आप मिक्स कर रहे हो तो उसमें जो सिस्टम बन रहा है वो है लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम। और यहाँ पे इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, दैट इज रॉल्स लॉ। ठीक है, तो एक बार समझेंगे ये क्या है। और सॉलिड इन लिक्विड लास्ट हमारा रहेगा, जिसको हम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम को। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करेंगे हम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए पहले, अगर मैं इस चीज को आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊं तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। वो है वो जो कंसेप्ट है दैट इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का। ठीक है, वॉट इज अ वॉलेटाइल थिंग? वॉलेटाइल वो कोई भी चीज है जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, जो वेपराइज हो सके। तो वॉलेटाइल के केस में मैं दो मैटर की फॉर्म को डालती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली गैसेस वॉलेटाइल रहेंगी, क्योंकि गैस तो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और आपको ये भी पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि लिक्विड्स कैन कन्वर्ट टू गैस। यानी कि अगर मैं बोलूं गैसेस कैन कन्वर्ट टू लिक्विड, बट आपका जो लिक्विड्स है वो भी क्या रहेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे। जो लिक्विड्स है वो भी आपके क्या रहेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे। और नॉन वॉलेटाइल वो है जो वेपराइज नहीं होंगे, जो वेपराइज नहीं होंगे। और जो वेपराइज नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, सॉलिड्स। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सॉलिड्स। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर भी कर सकते हैं। अब जो भी चीज वॉलेटाइल है, राइट, जो भी चीज वेपराइज होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, और इस वेपर प्रेशर को ही हम फाइंड करते हैं किसमें, हेनरीज लॉ में। और अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मुझे एक वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी मैंने वॉलेटाइल की कैटेगरी में डाल दिया है। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए, तो अगर चलिए, तो मैंने मान के चली कि मेरे पास दो लिक्विड सिस्टम्स है। ठीक है, पहला एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मेरे पास लिक्विड है, और एक और बॉक्स है, इसमें भी मेरे पास एक लिक्विड है। ठीक है, और एक ये फाइनल बॉक्स है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास एक लिक्विड है ए। ठीक है, और अगर मैं ए की बात करूं तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ए। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा लिक्विड है दैट इज बी, ये बी के मॉलिक्यूल्स है। और जो इन दोनों के मिक्सचर से मुझे मिला वो है मेरा मिक्सचर, या वो है मेरा, इसको मैं सोल्यूशन बोल दूंगी, सोल्यूशन ए और बी का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दोनों के मॉलिक्यूल्स है, ए के भी मॉलिक्यूल्स है और बी के भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्योर एंड दिस इज ऑल्सो प्योर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने बोला ये वॉलेटाइल है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स है, जो ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ये चाहेंगे कि मैं लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाऊं, तभी तो एक वेपर प्रेशर आएगा। भाई वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि वो वेपराइज हो सकता है, मतलब वो गैस फॉर्म में जा सकता है। अभी जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है।
ठीक है, लिक्विड सिस्टम है। और जो ऊपर वाला फॉर्म है ये कौन सा सिस्टम है, वेपर फेज है, यानी कि वेपर सिस्टम है। ठीक है, तो क्योंकि ये वॉलेटाइल है तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इसके वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एक वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर जब कंटेनर पे टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और क्योंकि ये केवल और केवल ए के मॉलिक्यूल्स है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इस मॉलिक्यूल में जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है। नॉट का मतलब केवल प्योर ए लिक्विड का ये वेपर प्रेशर है, दैट इज पी नॉट ए। सिमिलरली अगर बच्चों मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पे जो मिक्सचर है, यहाँ पे जो बी है, अब बी के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल सुपर वेपर फेज में जाएंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पी नॉट बी आएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए भी है बी भी है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ए के भी है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके बी के भी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहले प्योर था लेकिन यहाँ पे प्योर नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसको मैं या तो पी बी बोलूंगी, क्योंकि प्योर नहीं है तो बी का वेपर प्रेशर क्या है, पी बी है, और जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी ए है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है? ओके, चलिए अब हमने हेनरीज लॉ में रिलेशनशिप निकाली है कि किसी भी वॉलेटाइल सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक जो कंपोनेंट हम लिखते हैं जो आपकी डाल्टन है, डाल्टन लॉ ने ये बोला कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है, ठीक है, अब मेरे पास ए बी और बी भी है तो मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है यानी कि पी टोटल जो है ये बराबर है इंडिविजुअल प्रेशर के सम के, यानी कि पी ए प्लस पी बी के सम के, दोनों के बराबर रहेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस ए की बात करूं तो यहाँ पे जो ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, आई मीन पी नॉट ए का जो वेपर प्रेशर है, या पी नॉट ए नहीं, बेसिकली यहाँ पे ही बोलूं अगर मैं कि ये जो ए है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी सॉल्युबिलिटी के, यहाँ पे जो भी सॉल्युबिलिटी है ए की, और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो पी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? ठीक है, अगर मैं ये बोल सकती हूँ तो क्या मैंने, अब देखो दो चीजें लिखी यहाँ पे, मैंने पहली चीज बोली कि मेरा पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इतना बोला मैंने। फिर मैंने आपको ये बोला कि जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, और जो पी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। ठीक है, जब हम हेनरीज लॉ की बात कर रहे थे तो जब ये सिंबल हटता था तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट आता था, बस फर्क इतना है क्योंकि मैं रॉल्स लॉ की बात कर रही हूँ तो रॉल्स लॉ के केस में यहाँ पे जो पी नॉट ए है यानी कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, क्योंकि प्योर ए का वेपर प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्योर बी का वेपर प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज करेगा ना क्योंकि मिक्सचर का है, बट प्योर का तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जब मैं ये सिंबल हटाती हूँ तो यहाँ पे जो मैं डालती हूँ वो डालती हूँ मैं पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे मैं क्या डालती हूँ पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये रिलेशनशिप आई। अब मैंने अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करा तो पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको एक बात पता है क्या कि मैम जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 के बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करके पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ और इसको पी नॉट बी एक्स बी ही लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर क्या मैं इसको पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकती हूँ, और यहां से अगर मैंने एक्स बी को कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस, यहां से अगर मैंने प्लस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। So I have the formula and the formula is that is
total vapor pressure of two liquids is equals to the P naught A, that is pure vapor pressure of A liquid plus pure vapor pressure of B liquid minus pure vapor pressure of A liquid into the mole fraction of your solute. This is the formula that is given by Raoult's law. Raoult's law क्या बताता है आपको? एक मिक्सचर के वेपर प्रेशर के बारे में बताता है. अगर कोई केवल इंडिविजुअल गैसेस का पूछ ले तो P क्या होगा? P नॉट A एक्स ए. ये क्या होगा? PB is equals to क्या हो जाएगा? P not B XB. So you are getting three equations that are there for Raoult's law. ठीक है, तो जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ये इक्वेशन देगी. इस इक्वेशन को आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पर मैंने एक्सए को रिप्लेस किया, आप यहाँ पे एक्स बी को भी रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस एक्सए की फॉर्म में. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आप पीटी को एक्सए के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो और एक्स बी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो. तो सबसे पहली बात तो आपकी यहाँ तक ये क्लियर हो जाती है. अब अगली चीज जो यहाँ पे आती है वो है ग्राफ. ग्राफ से सवाल आता है. आपको जो एनसीईआरटी है उसमें ना कंबाइन करके ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पर एक बार ना हम इंडिविजुअली ग्राफ देख लेते हैं. देखो P इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए. ठीक है, PB इज इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी. तीन इक्वेशन है आपके पास, और आपके पास है PT इज इक्वल्स टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए. ठीक है, ये तीन इक्वेशन है आपके पास. अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ बना सकता है, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ बना सकता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx का ग्राफ बना सकता है. तो यहाँ पर केवल ये जो लास्ट इक्वेशन है ये इंटरसेप्ट के साथ है, मैथ से बेसिक. और ये जो दो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. राइट, सो अगर मैं इसका ग्राफ आपको इंडिविजुअली दिखाऊं बनाकर, अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ठीक है, आपके पास तीन ग्राफ बन सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है PA और x एक्सिस पे क्या है XA. ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है PB और x एक्सिस पे क्या है XB. ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है PT और यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है XB. ठीक है, राइट. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. राइट, सो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाना चाहूँ तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा. ठीक है, कुछ इस टाइप से बन जाएगा. अगर मैं तीनों ग्राफ को एक ही इक्वेशन में शो करना चाहूँ, तो क्या मैं इसको शो कर सकती हूँ? अगर मैं दोनों एक्सेस को केवल एक बॉक्स के फॉर्म में शो कर दूं, ठीक है, दोनों को मैं एक बॉक्स के फॉर्म में शो कर दूं. एक सेकेंड रुकिए बच्चों, जल्दी से यहाँ तक बताइए सभी लोगों को क्लियर है? तो ओके, चलो. तो अगर मैं यहाँ पे दो इक्वेशन है मेरे पास. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स ए को 0 रखूं, ठीक है, और एक्स बी को यहाँ पे रखूं मैं 1. ठीक है, यानी कि पी ए एक्स ए का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. राइट, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ग्राफ बन रहा था हमारा वो. ठीक है, यानी कि एक्स ए वाला ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, राइट. अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो ये एक्स ए की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और यहाँ पे एक्स बी आपका जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इस साइड से इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी. ठीक है, और अगर मैं फाइनली लास्ट इक्वेशन दूं तो वो आपका इंटरसेप्ट के साथ ही बन रही थी. पहले भी वो आपकी इंटरसेप्ट के साथ बन रही थी और अब भी वो इंटरसेप्ट के साथ बनेगी. तो सेम इक्वेशन क्या होगी? ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस इज योर PA. ठीक है, ये आपकी PA का ग्राफ है. ठीक है, PA वर्सेस दिस इज PA वर्सेस योर मोल फ्रैक्शन.
दिस इज PB versus your mole fraction and this equation is for your PT. This equation is for your PT. ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाती है जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, so this is P naught A and this is P naught B. तो टेक्निकली क्या किया है ना, ये तीनों ग्राफ को केवल एक बॉक्स में शो कर दिया और कुछ नहीं किया। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद एन इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद एन इंटरसेप्ट। तो ये जो ग्राफ है ये आपको देखने को मिलता है फॉर अ लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम के लिए अगर ये वाली बात हुई तो ग्राफ हमने देख लिया एक बार, लेकिन जो आगे चीज है वो ये है कि अब आप बोलोगे मैम रॉड लॉ और हेनरी लॉ तो सेम सेम सी हो गई है, तो रॉड लॉ को क्या मैं हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बोल सकती हूँ? तो बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है? जो हेनरी लॉ है वो ये बोलती है कि जो आपका प्रेशर है वो KHXA के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन रॉड लॉ क्या बोलती है? रॉड लॉ ये बोल रही है कि जो आपका प्रेशर है वो P नॉट A XA के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि देखो सब कुछ सेम है, केवल एक चीज जो है वो बदल रही है। यानी कि मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ, PA अपॉन XA इज इक्वल टू KH एंड PA अपॉन XA इज इक्वल टू P नॉट A। तो केवल एक कंडीशन है जहां पर आपकी रॉड लॉ और हेनरी लॉ सेम हो सकती है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन मैम ये है कि अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यानी कि KH इज इक्वल टू P नॉट A, उस केस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर निकल कर आ जाएंगे। सो दिस इज द केस जिस केस में आप बोल सकते हो कि रॉड लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ योर हेनरीज लॉ। ठीक बात है, चलिए ठीक बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो अब मैंने दो लिक्विड्स को मिक्स किया। अब दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद अगर वो रॉड लॉ को फॉलो कर गए तो उस केस में उन सॉल्यूशंस को क्या बोल देंगे? आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे थ्रू आउट वो होंगे आइडियल सॉल्यूशन। आपके पास एक लिक्विड है A, एक लिक्विड है B, और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया AB। तो अगर आपकी इनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शन और इनकी जो बन के निकल के आई है इंटरेक्शन, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो तो आपका वो जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? एक आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर वो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा तो अगेन वो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। आपने दो चीजों को मिक्स किया तो अगर आपका एंथैल्पी चेंज 0 के बराबर है, यानी कि ना ही तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना ही तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस केस में भी आप बोलोगे कि वो जो चीज बन के आई है वो एक आइडियल सोल्यूशन है। और लास्ट कंडीशन, अगर आपने दो चीजों को मिक्स किया और वहां पर आपका कोई भी वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ या वॉल्यूम गेन नहीं हुआ, उस केस में भी आप बोलोगे वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। सो दीज थ्री आर द कंडीशंस फॉर टू लिक्विड मिक्सचर टू बी एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इन कंडीशंस का आपको याद रखना है। अब अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ऑब्वियसली जो रॉड लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन दो कैटेगरी में आएंगे हमारे। पहला होगा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा रॉड लॉ से, दूसरा होगा नेगेटिव डिविएशन जो शो करेगा। ठीक है, टेक्निकली अगर बच्चों मैं बोलूं तो जो आपने भी ग्राफ बनाया था, ठीक है, जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, सपोज मैं भी इसको लेबल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक, जो आपने अभी ग्राफ बनाया था आइडियल गैस का, ठीक है, ये प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर था अगेन, और ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर था, ये था और ये था। ठीक है, तो टेक्निकली आइडियल गैस बोलती है कि यार वेपर प्रेशर टोटल इतना आना चाहिए, ये जो लाइन पे इक्वेशन है ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगर वैल्यूज ये ना आके इससे ज्यादा आ रही हैं, इससे भी ज्यादा आ रही हैं, इससे भी ज्यादा आ रही हैं, तो क्या है? पॉजिटिव डिविएशन। जो वैल्यूज आनी चाहिए उससे कम आ रही है, कम, तो वो क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन। वैल्यू जो आनी चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है, पॉजिटिव, जो आनी चाहिए उससे कम है, नेगेटिव। राइट, तो अगेन मैं क्या बोल सकती हूँ? अब देखो यहाँ पर याद कैसे रखना है, आपके पास ए बी इंटरेक्शन है जो बन के आई है दो लिक्विड्स को मिक्स करके, ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है।
पर ऐसा नहीं होता। याद करने का तरीका, जो बन रहा है वो कमजोर बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए बी इंटरेक्शन आपकी कमजोर होगी ए ए बी बी इंटरेक्शन के। वहीं अगर नेगेटिव की बात करूं तो जो बन रहा है कमजोर बनना चाहिए, उल्टा होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है आपकी ए ए बी बी के। तो मतलब जो चीज बन रही है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली यहाँ पे क्या होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जनरली अगर आपकी दो चीजों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर जो आपका डेल्टा एच मिक्सचर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जो वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो आना चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, यहां पर लेस देन 0 होगा क्योंकि आपका नेगेटिव डेविएशन है, डेल्टा एच मिक्सचर भी, डेल्टा वी मिक्सचर भी लेस देन 0, और आपकी जो वेपर प्रेशर है वो भी लेस होता है। ठीक है, तो ये केस हो जाता है नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के लिए ये दो केसेस आपके रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो एक चीज और, जो भी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हैं वो क्या शो करते हैं, वो एक चीज बनाते हैं जो कि होते हैं आपके क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, एक बार एजियोट्रोप जानने से पहले एग्जांपल देख लो। देखो, पॉजिटिव डेविएशन जनरली होगा जहां पे जो चीज बन रही है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं रखती, जैसे इथेनॉल और एसीटोन। मतलब आप एक पोलर नॉन पोलर को मिक्स करोगे तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक होता है, तो अगेन वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। तो ये एग्जांपल, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में डाल दिया अगेन, तो जितने भी आपके पोलर नॉन पोलर के मिक्सचर्स होंगे ना, जनरली वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। वहीं जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल होता है याद रखने वाला, दैट इज इथेनॉल और वाटर। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन याद रखना इथेनॉल की इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है वाटर और इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इस वजह से एबी इंटरेक्शन यहाँ पे अगेन कमजोर हो जाती है। नेगेटिव डेविएशन में फिनॉल एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो एबी इंटरेक्शन क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। और एबी इंटरेक्शन जहां भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहां पे आपको अगेन क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगा आपको वहां पे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है अच्छे, लास्टली अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है एजियोट्रोप्स। अब अगर मैं बात करूं एजियोट्रोप्स की, तो व्हाट आर एजियोट्रोप्स, अभी मैंने, हाँ, तो अगर मैं एजियोट्रोप्स की बात करूं बच्चों, देखो जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो अगर वो दो लिक्विड्स कुछ ऐसा मिक्सचर बन के आ रहा है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब आप कुछ लिक्विड को मिक्स करोगे तो वो एजियोट्रोप्स बनाते हैं। ये वो बाइनरी मिक्सचर है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम होता है, दैट इज वाई वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, और उनकी कॉम्पोजिशन आपकी सेम होती है। यानी कि पहला पॉइंट है उनकी कांस्टेंट, या मैं बोलूंगी सेम। ठीक है, आई कैन यूज द वर्ड दैट इज सेम, सेम कॉम्पोजिशन हो जाती है लिक्विड और वेपर फेज में। अभी मैंने आपको दिखाया था नीचे लिक्विड होता है ऊपर वेपर होता है, इनकी दोनों जगह सेम कॉम्पोजिशन होगी, और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे मिक्सचर आपको मिल रहे हैं जिनको आप सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो, जिनकी कॉम्पोजिशन सेम है, तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एजियोट्रोप्स। वही मैंने बोला एजियोट्रोप्स आपके दो टाइप के रहेंगे, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग क्या शो करेगा, नाम से उल्टा मिनिमम, बट इट इज शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन। जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या बना लेते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एग्जांपल सेम रहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, ए बी इंटरेक्शन वाज स्ट्रॉन्गर नॉट वीकर, और नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन वाज स्ट्रॉन्गर देन ए ए
एंड BB, दैट वाज अ केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यही आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा, 3 फॉर्मूले पढ़े, मतलब आज की क्लास में आपने 3 फॉर्मूले सीखे। दैट इज, अगर आपने 2 लिक्विड्स को मिक्स किया तो उनका वेपर प्रेशर टोटल कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, एजियोट्रॉप क्या है, और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या है। दैट इज ऑल दैट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, क्योंकि हमने रॉल्स लॉ कंप्लीट किया। कल की क्लास में ना हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप एक बार तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, और आपके जो भी डाउट्स हैं क्लास में वो आप मुझसे कल पूछना, क्योंकि कल हम क्वेश्चंस करेंगे केवल इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि आप लोग आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, रॉल्ट लॉ, इस पे क्वेश्चंस कल करेंगे, तो करके आना, और 1-2 क्वेश्चन में लास्ट क्लास के भी रखूंगी, तो उसको भी रिवाइज करके आना, राइट। सो कल 4 बजे लाइव क्लास होगी, जिसमें हम लोग MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, तो तैयार होके आना उसके लिए, एंड इसको नोट करना, सेशन को अभी लाइक कर दो, और जो भी डाउट्स है प्लीज रेडी रख के आना, ताकि कल आप मुझसे पूछ सको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप लोग बच्चों तैयारी करना चाहते हो CUT 2024 की स्टार्टिंग से, और अपनी क्लास 12 के लिए भी एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि यार मेरा क्लास 12 बहुत अच्छा हो जाए और CUT भी हो जाए, मतलब मेरा जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, तो जो एम्बिशन बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये अभी ही शुरू हुआ है, कुछ ही क्लासेस हुई हैं, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये 1 साल का बैच है, राइट। इसी में आपकी टेस्ट सीरीज और आपकी जो डाउट सॉल्विंग है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगी। एंड जब आप बैच में इनरोल करोगे तो यू कैन यूज अ कोड Y513 डिस्काउंट के लिए, आपको डिस्काउंट बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है मैं एक बार बता देती हूँ। मीनवाइल आप लोग सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और अपने डाउट्स जरा सेव कर लो, और इस वीडियो को जरा 1-2 बार देख लेना, ताकि आप कल से पहले तैयार हो जाओ, ठीक है। कुछ नहीं करना, गूगल पे आप अड्डा 247 पे जाइएगा, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल गया। अंडर ग्रेड एंट्रेंस पे जाना, अंडर ग्रेड पे CUT पे जाना, और CUT पे आप CUT साइंस पे जाना, ठीक है। CUT साइंस पे आप जाएंगे तो आपका सबसे पहले है दैट इज दिस CUT 2024 एम्बिशन साइंस कंप्लीट बैच, ठीक है। इसमें सब कुछ है आपका, इसमें 284 टेस्ट सीरीज है, 69 ई बुक्स है, 500 घंटे की लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, स्टैटिक, जीके सब कुछ होगा आपका, मतलब बोथ भी 100% कवर अप होगा, और आपका CUT भी 100% कवर अप हो जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन दिस। अपार्ट फ्रॉम इट, जब आप इस बैच में इनरोल करोगे तो ये जो प्राइस है इसको आप कम कर सकते हो, जो आप बाय नाउ पे जाके यहाँ पे जो मैंने आपको कोड बोला है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे Y513, तो ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा, और ये बैच आपको मिल जाएगा ऑन दिस प्राइस, ठीक है। So this is the batch, this is the code Y513, and this is a 1 year batch जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट, ठीक है, विद क्लासेस एंड विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो आई थिंक एक सब्जेक्ट काफ़ी कम प्राइस पे है, बट एनीवेज आप लोग अगर श्योर हो कि आपको 12th अच्छी करनी है, आपको CUT अच्छा करना है, देन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अपार्ट फ्रॉम इट, कल मिलते हैं 4 बजे क्वेश्चन के साथ, टाइम से जुड़िएगा और तैयारी करके आइएगा। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।